कभी वुडपेकर ने तुम्हें जगाया है? उठ के बोल रहा हो सुबह हो गई मामू, या सुरंगी की वो खुशबू जो सिर्फ 3 हफ्ते रहती है, उसने कभी तुम्हारा मन रोका है? कुछ महीनों से एक अलग तरह की थकान महसूस कर रहा था। दुनिया में था, अपने आप में नहीं था। सब कुछ था, पर जो चाहिए था वो नहीं था। शांति। मीटिंग्स की कॉलर ट्यून से ज़्यादा बाइक का एग्जॉस्ट सुनना था। जहाँ गर्मी कम हो, लोग कम हो और वक्त थोड़ा स्लो हो जाए। और ये सब कोकन ही पूरा कर सकता था। नहीं, मैं गोवा नहीं जा रहा, निवती भी नहीं। ये वो जगह है जिसका नाम आप शायद आज पहली बार सुन रहे हैं। सुरंगी का गांव, असोल। पीक समर्स में भी जो जगह ठंडक देती हो, जहाँ सुबह पंछियों की आवाज़ अलार्म से पहले आती हो, जहाँ हवा में सुरंगी की खुशबू घुली हो, वो खुशबू जो सिर्फ 3 हफ्ते रहती है, जहाँ लंबे समंदर किनारे हो, साफ, खाली, सिर्फ तुम और लहरें, जहाँ खाना सिर्फ पेट नहीं मन भी भरता हो, और जहाँ लोग कहते हो यवा कोकन आपलो तसा। एक बाइकर को और क्या चाहिए? मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ थी मेरी डोमिनार, जो हर मोड़ पे मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। तामिनी में जब सूरज उठा तो लगता था जैसे उस रात की थकान को भी वो साथ ले गया। महाड़ में रुके, मिसल पाव, महाड़ की नदी और एक चाय। छोटी छोटी चीज़ें ही है जो एक राइड को राइड बनाती है। रास्ते में रामनवमी की तैयारियां चल रही थी। हर गली में रंग, हर चेहरे में खुशी। और जब साकरपा के घाट में वो नज़ारा सामने आया तो समझ आया कि ये राइड सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने की नहीं थी। ये रोड खुद एक डेस्टिनेशन था। पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। ट्रंक चाचा की मेहरबानी से पेट्रोल क्राइसिस भी था। पंप बंद थे, स्टॉक खत्म था, लाइन लगी थी। 1 घंटे तक पेट्रोल नहीं मिला। सोचा गलती हो गई यार। और अगर ये काफ़ी नहीं था, एक पल में आसमान नीला था, दूसरे पल काला, जैसे उसने पहले से ही तय कर रखा था, आज मैं बसूंगा। और ये बिन बादल बरसात आ गई अचानक से। एकदम खतरनाक गर्मी थी। और ये साकरपा में जैसे ही मैं पहुंचा, बादल देख सकते हो अब ऊपर। तो भगवान ने शायद मेरी गर्मी कम करने के लिए थोड़ी सी बारिश करवा दी है मेरे लिए। धन्यवाद भगवान जी। अब बस कर दो, लेकिन मुझे रेनकोट नहीं निकालना है। कुछ इशू तो नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भीगा तो मेरे वांदे। फुल रिस्क के साथ चल रहा हूँ मैं, बट रुक भी नहीं सकता, क्योंकि अगर रुक गया तो रात हो जाएगी और मुझे कोकन में रात में घूमना नहीं है। भाई साहब बारिश देखिए आप। ऐसा लग रहा है मानसून में कहीं तामिनी भी नहीं गया हूँ मैं। भयंकर बारिश हो रही है, भयंकर। और ये 26 मार्च है आज, बाय द वे। रास्ते में पूरा पानी पानी हो गया है और कोई गांव भी नहीं आ रहा है कि जिससे मैं रुक पाऊँ। ऐसा कोई पेड़ भी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है रोड साइड पे। तो मैं पूरा भीग गया हूँ वैसे तो। डेंजर डेंजर सरप्राइज़ हो गया भाई ये नेचर का। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इतना ज़्यादा। तो अभी ये एक कोई पार्किंग मिला है, शायद प्राइवेट है किसी का। सी मेरे हालत देखो गाड़ी की। बैग इज़ टोटली वेट। अच्छा हुआ मैं एक कवर्स लेके आया। मैं ये एक्चुअली घर पे छोड़ने की बात कर रहा था, तो बोला धूल बैठ जाएगी इसलिए मैं लेके आया था। पानी के लिए भी नहीं है लेके आया हुए तो। और ये हालत देखो बाहर की, पूरा भीग गया हूँ ऊपर से नीचे तक। डेंजर है भाई, कोकण का बारिश डेंजर है। और इतना लाइटनिंग हो रहा है ना। अभी जस्ट मैंने सामान निकाला पूरा अंदर का, इस बैग से, टेल बैग से। तो ये जो लैपटॉप का बैग था उसमें थोड़ा थोड़ा पानी लग गया है, बट ये कवर वाटर रेजिस्टेंट है कवर,
अंदर तक तो नहीं गए, लैपटॉप तो सब ठीक है, ओके, चालू करके भी देखा मैंने। बट यहाँ पे थोड़ा सा अंदर से पानी आ रहा है यहाँ पे, तो उसका तो कुछ इशू नहीं है। बस मुझे लैपटॉप के लिए एक प्लास्टिक का बैग लाना चाहिए था, ऐसा अभी लग रहा है। कि मेरे पास रेनकोट था ऑलरेडी, तो उसका ये प्लास्टिक आया है, तो जस्ट प्रे कि दोनों बैठ जाए यार। वाह। तो अभी मैं निकल चुका हूँ, पूरा रेनकोट वेनकोट पहन लिया है। और मैं जल्दी इसलिए निकल रहा हूँ बिकॉज रुक सकता था, रुकने में कोई नहीं, बट अपना डेस्टिनेशन कोकन है। और अगर ऐसी ही बारिश मुझे अपने डेस्टिनेशन पे मिली असोली में, तो मैं ये नहीं चाहता कि रात में मैं कोकन कवर करूँ, वो भी ऐसी बारिश में। तो मेरे लिए एकदम मैन वर्सेस वाइल्ड का खेल बन जाएगा अगर मैं रात में पहुँचा उधर तो। वाह। क्या ही दिन है भाई, क्या ही दिन है। अनेक मुश्किलों का पार करते करते मैं फाइनली असोली के उस छोटे से गांव में पहुंचा। रात के 7 बजे थे, अंधेरा था। इतना थक गया था कि कुछ शूट करने का मन ही नहीं था। सीधा खाया और सो गया। वो नींद जैसे विष्णु को शेषनाग पर लगती होगी। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी हुई। हर सुबह एक पंछी आता था, जैसे प्रकृति अपना संदेश खुद डिलीवर करती हो। ऐसे वक्त होते हैं जब प्रकृति तुमसे बेहतर जानती है तुम्हें क्या चाहिए। शहरों में इन सब के लिए सेंचुरी जाना पड़ता है, यहाँ ये सब सीधा तुम्हारे कमरे की खिड़की तक आते हैं। असोले की ठंडक के सबूत, मेरे डोमिनर पे जमे ये ओस की बूंदे। अंदाज़ा लगाओ कितनी ठंडक होती होगी यहाँ। ऊंचे नारियल के पेड़, आंगन में फूल, दूर तक फैलते खेत। अब बारी थी असली कोकन देखने की। शुरुआत की गणपति के साथ, रेडी गणपति। ये गणपति किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ढूंढा है। सदाशिव कांबड़े जी, एक लोकल ट्रक ड्राइवर। उन्हें अपने सपने में गणपति ने दर्शन दिए। मैं यहाँ हूँ, खुदाई करो। उन्होंने पूरी पहाड़ी खोदना शुरू की। हफ्ते भर की मेहनत, कुछ नहीं मिला। थक गए, हार मान ली। उसी रात गणपति फिर सपने में आए। मैं वही हूँ, रुको मत। कुछ और दिन खुदाई की और फिर मूर्ति मिली ज़मीन के अंदर से, जैसे थी वैसे, पूरी तैयार। आस्तिक हो या नास्तिक, ये कहानी सुन के कुछ तो हिलता है अंदर। इस जगह का कनेक्शन मराठा हिस्ट्री के सबसे बड़े नेवल कमांडर से है, और शायद आपको पता भी नहीं होता। ये महाराष्ट्र के नक्शे में तो है, पर लोगों के प्लान्स में नहीं। यशवंतगढ़, ये किला आज एक खामोश खंडर लग सकता है, पर इन दीवारों ने बहुत कुछ देखा है। 610 शताब्दी में जब चालुक्य राजा स्वामी राजा का राज था, ये रेडी, जिसे तब रेवती द्वीप कहते थे, एक बड़ा समुद्री ट्रेडिंग पोर्ट था। हजारों साल पहले यहाँ से जहाज चलते थे। सालों बाद आदिल शाह का कब्जा, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे आदिल शाह से जीता और नाम दिया यशवंतगढ़, जो नाम आज भी जिंदा है। 1707 से 1713 के बीच मराठा नेवी के सबसे बड़े एडमिरल कान्होजी आंग्रे ने इसे अपनी समुद्री सुरक्षा चेन का हिस्सा बनाया। महाराष्ट्र की पूरी कोस्ट लाइन को आंग्रे की नज़रबानी में रखा गया था, और यशवंतगढ़ उस चेन की एक कड़ी थी। आज ये किला दुर्लक्षित है। झाड़ियाँ हैं, चींटियाँ हैं, पर दीवारें हैं। और दीवारें बोलती है, अगर आप सुनना चाहो तो। अगले मोड़ पे एक जगह थी जो देखने में सीधी सादी थी, पर इसका कनेक्शन गांधी जी से है।
शिरोडा मीठागर, नमक के खेत। गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी और इस आंदोलन की लहरें यहाँ तक आई थी, इस छोटे से कोकण के गांव तक। महाराष्ट्र कांग्रेस ने यहाँ शिरोडा में नमक सत्याग्रह करने का फैसला किया। मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, बेलगांव, पूरे महाराष्ट्र से 600 सत्याग्रही यहाँ इकट्ठे हुए थे। 600 लोग इस गांव में। 350 को गिरफ्तार किया गया। कोई जख्मी हुए पर कोई रुका नहीं। मैं वहाँ खड़ा था और अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी, आश्चर्य, प्राइड, दोनों एक साथ। ये ज़मीन सिर्फ नमक नहीं उगाती, ये इतिहास उगाती है। इतना सब देख के एक ब्रेक चाहिए था और शिरोडा बीच ने वो ब्रेक दिया बिना मांगे। सफ़ेद रेती, साफ पानी और कोई भीड़ नहीं। ये बीच इंस्टाग्राम पे फेमस नहीं है, शायद इसलिए ही इतना खूबसूरत है। एक दिन में एक सपने से जन्म लिया गणपति, एक समुद्र किले की दीवारें, एक आज़ादी की लड़ाई की ज़मीन और एक बीच जो शायद सिर्फ तुम लोगों के लिए वेट कर रही। ये था कोकण, जो नक्शे पे तो था पर नज़रों से ओझल था। 3 जगहें, 3 अलग ज़माने, 3 अलग एहसास, सभी एक दोपहर में। और फिर भी पेट खाली था। तो पहले खाना। दोपहर के खाने के बाद तुकाराम अंकल हमें ले गए असोली के ग्राम दैवत श्री नारायण के दर्शन के लिए। इस मंदिर की तक्षशिला का काम अतुलनीय है। मुख्य मंदिर के पास एक और पुराना मंदिर है जिसमें गांव के 2 कुल देवताओं को विराजमान किया गया है और ये नक्शी काम 400 साल पुराना बताया जाता है। पर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा रोकी वो थी गर्भगृह की छत पर पत्थर में लिखे गए नारायण के 1008 नाम स्तोत्र। छत पे पूरी एक एक अक्षर। ये लोग सिर्फ मंदिर नहीं बनाते थे, ये श्रद्धा में आर्किटेक्चर ढालते थे। शाम को राजू काका के साथ जंगल में निकले, सुरंगी और बाकी कोकण की दौलत देखने। पहली बार कोकण का पेड़ देखा और उसके पत्तों को भी चखा। माडी खायचं असताना भरपूर खायचं, कुठे दिसली की तोडायचं खाली. हे आपण खायला वापरतो. अच्छा हे असतं ते हे सुकून त्याचा जो रस येतो ना, त्याच्यात पुन्हा ते त्याच रसमध्ये भिजवलं. कोकण की आम देखी और भी जंगली फल देखे। हे फक्त खटाक. जो चीज़ें हम बाजार में खरीद कर खाते हैं, यहाँ वो पेड़ पर लटक के हमारा इंतज़ार करती है। ऐसे ही तुमने अगर मार्च में कोकण मिस किया तो तुमने कोकण का असली सीज़न ही मिस किया। और फिर मिला सुरंगी का पेड़। ये पेड़ सिर्फ एक बार फूल देता है साल में, मार्च के सिर्फ 3 हफ्तों में। रात को खिलता है, सुबह ज़मीन पर गिरता है और तब तक इकट्ठा करना होता है जब तक उसे धूप न छू ले। तो ये अभी है हम सुरंगी के पेड़ के नीचे। इसके सारे फूल तो ख़त्म हो गए, यहाँ पे ही लगते हैं ऐसे। तो देखो ये अंकल ने पूरा इकट्ठा किया है। ये सारे सुरंगी के पेड़ है जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे। अशाच काढावे लागतात, फुलायला नाही पाहिजे. अच्छा हे असंच काढतात, हां. फूल आलं की मग कामाचं नाही. कामाचं काय नाही. अरे त्याला रेट बापरे. नाही. असं असते वेळेत काढायचं, त्याला रेट असतो. अच्छा मग हे सुकवतात का ते? हा, हे सुकवायचं, काढून सुकवायचं. राजू अंकल ने बताया सुरंगी को इंसान लगा नहीं सकता, ये जंगल में खुद उगता है अपनी मर्जी से। और अगर तुमने बीज बोया भी तो ज़रूरी नहीं कि सुरंगी ही उगेगा, उसका एक भाई भी होता है जो बिल्कुल वैसे ही दिखता है। संभावना है कि वो उग जाए। ये पेड़ अपनी शर्ती पे उगता है, तुम्हारी नहीं। ये जो आजी है रोज सुबह बैठ के ये सुरंगी साफ करती है हाथों से। साफ करके धूप में सुखाया जाता है, फिर एक्सपोर्ट होता है। ये 800 से ज़्यादा किसान परिवार है सिर्फ 8 से 10 गांव में, जो सिर्फ इन 3 हफ्तों में एक्सपोर्ट करते हैं करीब 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा का माल। और ये सुरंगी जाती कहाँ है एक्सपोर्ट होकर? परफ्यूम्स में, अगरबत्तियों में, कॉस्मेटिक्स में, दुनिया के किसी कोने में
किसी की पसंदीदा खुशबू में इस छोटे से गांव की आजी का हाथ है। सच में कोकण कितना समृद्ध है। अगले दिन आंगन में नारियल के पेड़ पर चढ़कर दादा ने मेरे लिए नारियल काटा। उनकी चढ़ने और उतरने की कौशलता देख के मैं सच में थक्का रह गया था। अंदाज़ा लगाओ, उन्होंने नारियल तोड़ा, उतारा और मुझे दिया, तब तक मैं मेंटली 4 बार नीचे गिर चुका था। ताज़ा नारियल पानी पिया और उस गर्मी में वो एक घूंट काफ़ी था। अगली सुबह मैं अकेले निकला सागरेश्वर के लिए, बस में और मेरी डोमिना। दोनों को शायद इस वक्त की ज़रूरत थी। सागरेश्वर मंदिर एकांत में बसा है, शांत। सामने सीधा बीच। कोई प्लान नहीं था, कोई डेस्टिनेशन नहीं था, बस था पानी, हवा और थोड़ी देर के लिए कुछ ना सोचने की इजाज़त। अब असौली में आओ और वेतोबा के दर्शन ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। वेतोबा कोकण का राखनदार, हर बुरी शक्ति से सुरक्षा करने वाला। इस मंदिर में हर साल एक खास मन्नत चढ़ाई जाती है, चामड़े की जूतों की। और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जूतियाँ बिना किसी के पहनाए घिस जाती है, खुद अपने आप। कहा जाता है वेतोबा खुद रात को ये चप्पल पहन के पहरा देते हैं और इसीलिए वो घिस जाती है। उसी शाम राजू काका के साथ गांव में थोड़ी देर चले। उन्होंने अपने खाड़ी के मच्छीमारी की कहानियाँ सुनाई, उनका बचपन, उनके किस्से, जो वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा थे पर मेरे लिए काफ़ी नहीं। कुछ बातें होती है जो कैमरा में नहीं आती पर दिल में रह जाती है। और फिर आया अरवली बीच। कुछ सनसेट्स होते जो तुम्हें चुप करा देते, ये उन्हीं में से था। 3 दिन इतना कुछ और फिर भी लगता था कुछ रह गया। वो सूरज जब ढल रहा था अरावली में तो लगता था जैसे वो सिर्फ दिन नहीं ले जा रहा, कुछ और भी साथ ले जा रहा था। वो थकान जो महीनों से थी, वो शोर जो अंदर बज रहा था, वो सवाल जो रोज़ उठते थे और रोज़ बिना जवाब के सो जाते थे। 3 दिन में कुछ बदला नहीं। जॉब वैसी ही होगी, शहर वैसा ही होगा, ट्रैफिक भी वैसा ही मिलेगा, पर मैं थोड़ा अलग था। सुरंगी सिर्फ 3 हफ्ते खिलती है रात को, जब कोई नहीं देख रहा। ज़मीन पे गिरती है और तब इकट्ठा किया जाता है जब तक धूप नहीं आती। मुझे लगता है हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं। अपनी खुशबू ज़मीन पे गिरा देते हैं, बस धूप आने से पहले कोई उठाता नहीं। असोली ने मुझे कुछ दिया नहीं, सिर्फ वो वापस दिया जो मैं पहले से था और भूल गया था। आखिरी बार कब आए थे? बिना किसी पॉपुलर डेस्टिनेशन के, बिना किसी इंस्टाग्राम स्पॉट के, सिर्फ इसलिए कि कुछ नया देखना है।